नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइफ एंड स्टोरीज में। एक और कहानी, एक और किरदार और एक और जिंदगी जो आपके जैसे तमाम जिंदगियों को छूने का मादा रखती है। एक और ऐसी जिंदगी जिसकी कहानी सुनकर आपको भी लगेगा कि इस कहानी में वाकई दम है, और उस कहानी से कुछ ऐसी चीजें निकल कर आएंगी जो आपको प्रेरित करेंगी, प्रभावित करेंगी और आपके कल को बेहतर बनाने का काम करेंगी। स्वागत कीजिए हमारे साथ हिमांशु थपलियाल जी का, जो कि एक लाइफ कोच हैं और अपने अंदर बहुत सारी प्रतिभा को समेटे हुए हैं। सबसे पहले हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दिग्विजय जी। दिग्विजय जी, आपने अपने प्लेटफॉर्म पर मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले तो हमारे जो भी दर्शक हैं, जो भी दोस्त हैं, जो आपको देख रहे हैं, उनको पहले अपने बारे में बताइए। आप किस खूबसूरत से शहर से हैं और कितनी खूबसूरती के साथ, आप कितने प्यारी और स्वच्छंद मुस्कान के साथ अपने जीवन में अलग अलग लोगों को आनंदित कर रहे हैं और क्या क्या करते जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिग्विजय जी। अपने परिचय को मैं दूं, मेरा नाम हिमांशु थपलियाल है और मैं उत्तराखंड से हूँ। बेसिकली उत्तराखंड में एक जिला है चमोली जिला। आपने बद्रीनाथ केदारनाथ का नाम सुना होगा, तो जी। बद्रीनाथ जो है वो चमोली जिले के अंदर स्थित है। और मैं जिस स्थान पर हूँ, इस स्थान का नाम है गोपेश्वर। तो ये बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच में स्थित है, यानी दोनों का जो यात्रा का मार्ग मिलता है उसके केंद्र में स्थित है। चमोली जिले का मुख्यालय है, तो उस स्थान पर मैं रहता हूँ। और यहाँ से मैं भी आप लोगों के साथ लाइव जुड़ा हूँ, दिग्विजय जी के साथ लाइव जुड़ा हूँ जी। एक इम्पॉर्टेंट बात जिस पे हम लोग चर्चा करने के लिए इस समय हिमांशु भाई इकट्ठा हुए हैं, वो है हम दूसरों की जिंदगी में, दूसरों की लाइफ में किस तरीके से अपना योगदान दे सकते हैं, किस तरीके से उनको बेहतर बनाना का काम कर सकते हैं। शायद इसी वजह से आप जब एनएलपी एक्सपर्ट बने, आपने जब एनएलपी का कोर्स किया, तो उसके बाद आपके आपके जीवन में तो बदलाव हुआ ही होगा। आपने बहुत लोगों, सैकड़ों लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया। तो मैं चाहता हूँ कि बस अपने दर्शकों को शुरुआत इसी से करते हैं कि मॉर्निंग रिचुअल अगर हम मान के चलें, सुबह आंख खुलती है और ऐसा कुछ अद्भुत चीज बता दीजिए कि वो अगर उन्होंने अपनी हम्म। जर्नी में समेट लिया या जोड़ लिया, तो उनका जी, आगे का जीवन जो है आसान हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दिग्विजय जी, आपका प्रश्न काफी गंभीर है और वास्तव में काफी प्रभावी प्रश्न है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों से हम अक्सर मिलते रहते हैं, बातचीत करते हैं, वन टू वन सेशंस करते हैं। तो उनके जीवन में जो समस्याएं हैं, अधिकांश समस्याएं हैं, वो इरेगुलरिटीज के कारण है। कहीं ना कहीं उनकी दिनचर्या बिगड़ी हुई है ना। और दिनचर्या बिगड़ती है तो सारा सिस्टम खराब हो जाता है। अब बेसिकली ये जो सिस्टम हमारा जीवन का खराब होता है, वो कहाँ से खराब होता है? उसके पीछे सबसे बड़ी जो चीज है वो हमारा मन। क्योंकि व्यक्ति जो है अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता है, क्योंकि मन जो है वो एक अलग दिशा में जा रहा है, व्यक्ति का जीवन एक अलग दिशा में जा रहा है। एक टर्म आता है इंटीग्रिटी। जब मैं कॉलेज के अंदर भी मैं पढ़ाया करता हूँ कभी कभार, तो वहां पे भी मैं बच्चों को जब पढ़ा रहा था, एक सब्जेक्ट वहां पे हुआ करता था, तो उसमें इंटीग्रिटी टर्म था। तो पहले मुझे लगा मुझे खुद को ये पढ़ना चाहिए, इंटीग्रिटी का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो बहुत गहराई में जब मैं गया, हालांकि अर्थ कोई बहुत बड़ा नहीं था, वो चीजें हम गीता से भी निकालते हैं, अन्य अन्य स्थानों से भी हमें मिलता है। इंटीग्रिटी का मतलब है जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं और जो भी हम कर रहे हैं, इन तीनों में एकता, इनमें एकात्म स्थापित करना। और व्यक्ति का जीवन सार्थक तभी होता है, व्यक्ति का जीवन आनंदित तभी होता है, जब उसकी कथनी, करनी और विचार एक निश्चित दिशा में जाते हैं। तो ये तीनों एक ही दिशा में कब जाएंगे? इनका जो मूल है वो हमारा मन है। और मन को हम कैसे मास्टर करते हैं? अगर इसको हम अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना दें, तो हमारा जीवन जो है आनंदित हो सकता है, अच्छा बन सकता है। मन के बारे में मैं संक्षेप में बताऊं आपको, तो प्रत्येक दिन हमारे मन में विचार आते हैं, और एक स्टडी के अनुसार लगभग 60,000 विचार प्रतिदिन हमारे मन के अंदर आते हैं। उन 60,000 विचारों में से 80% विचार हमारे जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, और केवल 20% विचार होते हैं जो हम इंटेंशनली पॉजिटिव सोचते हैं। अब बात यह है कि जीवन अच्छा कब बने? जब पॉजिटिव विचारों की संख्या बढ़े। और पॉजिटिव विचार एग्जैक्टली। कैसे बढ़ेंगे? पॉजिटिव विचार कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि वो नकारात्मक विचार तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा, क्योंकि वो आपने एग्जांपल सुना ही होगा, देखा ही होगा कि जब भी खेत के अंदर हम कुछ बोते नहीं है तो खरपतवार खुद उग जाता है। वैसे ही मन के अंदर अच्छे विचार नहीं जानेंगे तो नेगेटिव विचार खुद ब खुद आ जाते हैं। तो ये हमारा एक पैटर्न बन गया है, और हर व्यक्ति इन समस्याओं से जूझ रहा होता है। और यही कारण है कि व्यक्ति जब उठता है तो नई नई चीजें आती, नई नई सोच आते हैं, और पिछले फेलियर्स क्योंकि उसकी मेमोरी के अंदर है, पिछले जो दुख, उसको दुखी करने वाली घटनाएं, उसको परेशान करने वाली घटनाएं, और वो फिर उन्हीं को रिपीट करते करते फिर अगले दिन को भी वैसा ही बना देता है। लेकिन हमारे मन के पास वो शक्ति है, हम अपने जीवन को जैसा चाहे वैसे बना सकते हैं। उसको सुबह उठ करके क्या करना चाहिए? अपने इस 20% जो पॉजिटिव विचार है, इनके प्रतिशत को बढ़ाना है।
इस 20% को बढ़ा के 25%, 30%, 40%, 50% तक पहुंचाना है। कैसे बढ़ाएंगे? तो उसका एक सबसे सिंपल तरीका है जिसे कहते हैं ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद का भाव। अगर हम सुबह उठ करके धन्यवाद करते हैं, सबसे पहले हम धन्यवाद करते हैं कि हम उठ पाए आज के समय में, आज के दिन अगर हम उठ रहे हैं, सो करके उठ रहे हैं। दुनिया के अंदर बहुत लोग हैं जो उठ नहीं पाए। तो यहाँ पे पहली चीज आती है धन्यवाद करना, ईश्वर का, प्रकृति का, जिसे भी वो मानते हैं, जिस भी ऊर्जा का वो इस समस्त ब्रह्मांड प्रशासन मानते हैं। दूसरा, किसी से तुलना करना करें। अक्सर लोग तुलना करते हैं कि यार मेरे पास ये है, उसके पास वो है, मेरे साथ का व्यक्ति तो यहाँ पहुंच गया, मैं यहाँ का यहाँ रह गया। ये तुलना भी व्यक्ति को कई बार खा जाती है। तो वो जब हम सुबह उठते हैं तो उस वक्त हम क्या करें, जो व्यक्ति हमसे आगे निकल पाया उस व्यक्ति का भी धन्यवाद करें, क्योंकि उससे भी मुझे कुछ सीखने को मिलता है। मेरे साथ के व्यक्ति बहुत बड़ा सक्सेसफुल, बहुत बड़ा सफल हो गया है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ अच्छी चीज है। तो मैं जब भी उस व्यक्ति को लिखूं तो मैं उसको धन्यवाद करूं कि इस व्यक्ति को जब मैं सोचता हूं, इस व्यक्ति को जब मैं याद करता हूं, उसके ये अच्छी चीज मुझे याद आती है कि उस व्यक्ति के अंदर कर्तव्यनिष्ठा थी, उस व्यक्ति के भीतर ईमानदारी थी, उस व्यक्ति के भीतर समर्पण था। तो जब जब मैं उस चीज को सोचूंगा, मेरे भीतर इंटीग्रिटी का थॉट आएगा, मेरे अंदर ईमानदारी का थॉट आएगा, मेरे अंदर हार्डवर्किंग का थॉट आएगा। वो मॉर्निंग टाइम पे हम उस चीज को कर सकते हैं। तो वो तुलना ना करें। हम अक्सर लोग तुलना करते हैं कि यार मैं तो महीने का इतना कमा रहा हूं, लोग तो बहुत ज्यादा कमा रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि जो आप कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जिस जीवन को आप जी पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों के लिए वो जीवन एक सपना है, एक कल्पना है। तो उस चीज के लिए आप ईश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि आप जब, ईश्वर आपके मांगने से आपको नहीं देता, आप प्रार्थना का जो सही तरीका है, हम कहते हैं कि सुबह मॉर्निंग रिचुअल में हम लोग धन्यवाद करें, ग्रेटिट्यूड करें, और प्रार्थना ना करें, धन्यवाद करें। ईश्वर को धन्यवाद करें कि उसने हमारे जीवन में ये कुछ दिया है। क्योंकि बच्चा भी जब घर वालों के पास केवल डिमांड करता है तो उस बच्चे से भी घर वाले परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो बच्चा धन्यवाद करता है उनके द्वारा दी गई चीजों को, तो घर वाले और प्रसन्न होते हैं उसको देने के लिए। ऐसे ही जब मॉर्निंग के टाइम पे हम लोग उठते हैं तो ईश्वर के सामने अपनी डिमांड की लिस्ट ना पहुंचाएं, ईश्वर के सामने उन चीजों के लिए धन्यवाद करें जो उसने ऑलरेडी हमारे जीवन में हमें दे दिया। और इस भाव के साथ रहेंगे तो नेगेटिविटी आएगी नहीं, एक प्रसन्नतापूर्ण हम जीवन जी पाएंगे। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत सी चीज निकल कर आई है दोस्तों। अगर आप अपने दिन की अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, ग्रेटिट्यूड के साथ उठना है, थैंक यू बोलना है ईश्वर को कि एक और दिन दिया, सांस चल रही है, आंख खुल गई है, पैर चल रहे हैं, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक अच्छा दिन फिर से शुरू किया। और वहां से आप जब शुरुआत करेंगे तो यकीन मानिए दिन आपका अच्छा ही जाने वाला है। हिमांशु भाई, एक और चीज जानना चाहेंगे कि लाइफ में कई बार ऐसा हो ही नहीं सकता, हर व्यक्ति के अंदर एक चाहे वो अवसाद कह लीजिए, चाहे वो डिप्रेशन कह लीजिए, इस तरीके की भावनाएं जो आपको थोड़ा सा जो है नेगेटिव बनाती हैं। हम लोग चाहते हैं पॉजिटिव होना, आपने बताया कि 60,000 विचार में से 80% नेगेटिव होते हैं। तो जब हमारी थिंकिंग, थॉट प्रोसेस ही नेगेटिव हो जाती है, उसको पॉजिटिव कैसे किया जाए, वो कैसे पॉजिटिव करने का तरीका, हुनर, गुर समझाइए। जी देखिए, इसके बारे में बहुत स्टडी आती है डेविड हॉकिंस की। डेविड हॉकिंस ने क्या किया कि स्टडी किया लोगों के ऊपर में, और उन्होंने देखा कि व्यक्ति जो होता है अलग अलग समय में, अलग अलग अवस्थाओं में वाइब्रेशंस उसके अंदर होती है। यानी हर व्यक्ति वाइब्रेट कर रहा है ना, क्योंकि आज क्वांटम मैकेनिक्स का जमाना है और हर कोई हर चीज को आज हम एज एटम देखते हैं, और भी बारीकी में जाकर के देखने की कोशिश करते हैं। आज हम देखते हैं कि एक व्यक्ति भी क्या है, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ एटम्स, वो भी एक परमाणुओं का समूह है। तो जब उस एटॉमिक लेवल पे हम चीजों को देखते हैं तो डेविड हॉकिंस ने इवेल्युएट किया। उसने देखा कि जिस तरीके से व्यक्ति जीवन जी रहा होता है उसके भीतर से फ्रीक्वेंसीज बाहर निकल रही होती है, क्योंकि वाइब्रेट कर रहा है, जहां भी वाइब्रेशन होता है उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो हम लोग भी जैसे जैसे वाइब्रेट कर रहे होते हैं वैसी फ्रीक्वेंसी हमारे भीतर से निकलती है। तो क्या होता है कि इस चार्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंदर सबसे नीचे जो फ्रीक्वेंसी है, देखिए डेथ की फ्रीक्वेंसी तो 0 है, क्योंकि जब व्यक्ति मृत हो गया तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी 0 है। लेकिन डेथ से थोड़ी ऊपर 20 की फ्रीक्वेंसी होती है शेम की। और व्यक्ति, कई लोग शेम में जी रहे हैं, यानी शेम में जीना, एक शर्म में जीना भी एक तरह से क्या है, मृत्यु के तुल्य है। वो कहा भी गया हमारे यहाँ पे कहावतों में, वही चीज को उन्होंने प्रूव किया है अपनी स्टडी के द्वारा। और फिर हम धीरे 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 उस फ्रीक्वेंसी लेवल के ऊपर की ओर जाते रहते हैं, तो अलग अलग लेवल्स हमारे पास आते जाते हैं। उसमें सबसे टॉप का जो लेवल होता है वो इनलाइटमेंट का होता है, 700 से 1000 की फ्रीक्वेंसी जहाँ पे आती है। ये आप ही का ये चार्ट दिखा रहा हूँ जिसमें ये जी चीज जी दिख रही बिल्कुल है। हाँ, तो बिल्कुल, ये 20 की कॉन्सेप्ट फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो शेम चार्ट है, की होती है। जी बिल्कुल, बिल्कुल 20 की फ्रीक्वेंसी आपने है बताई ना। शेम की है। तो आप जी अगर जी हिमांशु भाई इसको जरा एलोबरेट कीजिए, ये आपका चार्ट जो है, इसको दिख रहा जी, है कि वही आपके मैं आपको पास? बताना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो 20 की फ्रीक्वेंसी वो शेम की है,
है ना, व्यक्ति थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी में जो आदमी जी रहा है, यानी ये फ्रीक्वेंसी हमारे जीवन जीने के तरीके को बता रही है कि हम कहाँ पे जी रहे हैं, हम कितनी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो कोई व्यक्ति अगर 30 की फ्रीक्वेंसी है तो वो गिल्ट महसूस कर रहा है, कोई व्यक्ति अगर एपैथी महसूस कर रहा है तो वो लगभग 50 की फ्रीक्वेंसी में जी रहा है, कोई व्यक्ति दुखी है अपने जीवन में तो वो 75 की फ्रीक्वेंसी में जी रहा है। कुछ लोग अपने अंदर, उनके अंदर डर है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, यार मैं करूं या नहीं करूं, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो तो नहीं हो जाएगा, वो फियर की फ्रीक्वेंसी में जी रहे हैं, 100 की फ्रीक्वेंसी में। कई लोगों के अंदर डिजायर है, यार मुझे जीवन में ये प्राप्त करना है, ये करना है, वो करना है, कुछ ना कुछ उनके अंदर इच्छाएं बनी हुई हैं, तो जो वो डिजायर कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं कुछ, वो 125 की फ्रीक्वेंसी पे जी रहा है। उससे ऊपर एक फ्रीक्वेंसी होती है एंगर की, एंगर में थोड़ा ज्यादा एनर्जी होती है, 150 की फ्रीक्वेंसी। उससे ऊपर एक फ्रीक्वेंसी होती है 175 प्राइड, जहां पे आदमी अपने आप के ऊपर गर्व करता है, जो सेलिब्रिटी वाला भाव होता है। बहुत सारे फिल्म स्टार होते हैं, क्रिकेट ये जो होते हैं स्पोर्ट्स वगैरह में, तो आदमी एक प्राइड में जीता है कि उसको लगता है यार मैं कुछ हूं, तो ये प्राइड की फ्रीक्वेंसी वो 175 पे जी रहे होते हैं। ऐसे उससे ऊपर की एक फ्रीक्वेंसी है करेज, जहां पे व्यक्ति क्या करता है, कुछ नया डिसीजन लेने में, रिस्क लेने में घबराता नहीं है। कुछ लोग रिस्क लेने में घबराते हैं, लोग पीछे खींच लेते हैं कदम को, कुछ लोग रिस्क ले लेते हैं, तो करेज, साहस की जरूरत होती है, तो वो 200 की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ऐसे उसके ऊपर एक फ्रीक्वेंसी होती है न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी के बारे में आपको बताना चाहूं, ये मैं क्या बताऊं, कृष्ण जी ने गीता के अंदर बताया है, सुख दुखे समीकृत्वा लाभा लाभो जया जयो, यानी चाहे सुख की स्थिति है चाहे दुख की स्थिति है, दोनों स्थिति में एक समान रहना, न तो सुख में बहुत उछलना, न दुखी होकर के आप दुखी हो जाए। यानी आपके चेहरे से पता नहीं लगना चाहिए कि आप सुखी हैं या दुखी हैं, यानी वो सुख और दुख आपको प्रभावित ही नहीं करता, क्योंकि आप तो केवल अपना कर्म कर रहे हैं। ये न्यूट्रलिटी की स्थिति है, ये 250 की फ्रीक्वेंसी है। इसके ऊपर एक फ्रीक्वेंसी आती है विलिंगनेस की, फिर आती है एक्सेप्टेंस की, सबको स्वीकार कर देना। और यहाँ पे रिलेशनशिप में कोई समस्या ही नहीं आती, जब हम सबको एक्सेप्ट करने लगते हैं तो सारे लड़ाई झगड़े यहीं पे समाप्त हो जाते हैं व्यक्ति के। और इसके बाद व्यक्ति रीजन पे आता है, रीजन यानी कारण, किसी भी चीज के कारण को खोजने की अवस्था होती है। बहुत सारे साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं, जो बड़ी बड़ी खोजें करते हैं, वो इस 400 की फ्रीक्वेंसी पे अक्सर रहते हैं। इसके ऊपर एक फ्रीक्वेंसी होती है लव, प्रेम। अब प्रेम को लोग थोड़ा अलग अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन ये एक यूनिवर्सल प्रेम है। ये प्रेम ऐसा है, अस्तित्व का प्रेम है, मैं देख रहा हूं वही मेरे भीतर है, वही आपके भीतर है, वही एक पशु के भीतर है, वही एक पक्षी के भीतर है, एक निर्जीव वस्तु के भीतर भी वही चेतना है। और जब हम उस चेतना का साक्षात्कार सब में करने लगते हैं तो वो 500 की फ्रीक्वेंसी हो जाती है, लव की फ्रीक्वेंसी। और ये फ्रीक्वेंसी ऐसी है जिसमें व्यक्ति सबका हो जाता है, सब उसके हो जाते हैं, लोग उसको देख करके ही हील होने लगते हैं, यार ये व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति को मिलना चाहिए जीवन में। तो वो लव की फ्रीक्वेंसी में व्यक्ति वाइब्रेट करता है। उसके ऊपर जॉय की फ्रीक्वेंसी है, वो परम आनंद है, जब हम आनंद की बात करते हैं। उसके ऊपर फिर पीस है, शांति है, और फिर इनलाइटमेंट है, यानी वहां पे तो व्यक्ति ईश्वर ही बन जाता है। तो इस चेतना को बढ़ाने का जो ये क्रम है, इस क्रम में हमें जीना है। तो अगर हम अपने आप को ऑडिट करना चाहते हैं, हम देखें हम किस फ्रीक्वेंसी में भी जी रहे हैं और हमें कहां पर जाना है। अगर कोई व्यक्ति बहुत डाउन चल रहा है, अक्सर लोग जो होते हैं 100-150 की फ्रीक्वेंसी के बीच जी रहे होते हैं, कोई 100 होता है 125 पे, क्योंकि बेसिकली आपके चैनल को जो लोग देख रहे हैं, कम से कम 125 पे तो वो लोग हैं, वो कुछ ना कुछ डिजायर रखते हैं अपने जीवन के अंदर, क्योंकि उसके नीचे वाला व्यक्ति तो देखना ही नहीं चाहता, वो इन बातों को सुनना ही नहीं चाहता। तो कम से कम 125 पे तो हम लोग हैं। लेकिन अभी हमें कहां पे जाना है, अगर हमें प्राइड पे जाना है, हमें अपने जीवन में कुछ हासिल करना, कहते नहीं कि भाई इसने ये अचीव कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो 175 पे हमें पहुंचना पड़ेगा। तो एक तो चीज हम करने के बाद उस फ्रीक्वेंसी पे जाएं, उसका दूसरा तरीका, क्योंकि यूनिवर्स सिंक्रोनिसिटी में चलता है, ये प्रकृति हमें वही देती है, प्रकृति देती नहीं है, प्रकृति लौटाती है। जो फ्रीक्वेंसी हम जनरेट करते हैं वो फ्रीक्वेंसी हमसे कनेक्ट हो जाती है। तो अगर उस व्यक्ति को आगे बढ़ना है तो उसको कहां पहुंचना पड़ेगा, 175 की फ्रीक्वेंसी पे खुद को वाइब्रेट करना पड़ेगा। और देखिए इसमें इसके महत्वपूर्ण मैं इस चार्ट की आपको बताना चाहता हूं। इसमें देखिए जैसे जैसे चार्ट ऊपर की तरफ को जाता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो ये एक्सपेंड होता जाता है, बढ़ता जाता है, फैलता जाता है। यानी हमारा जो एक्सेस होता है, एक्सेस मतलब हम कितनी चीजों को महसूस कर पा रहे हैं, अपनी कितनी सूचनाओं को, कितने ज्ञान का हम जीवन में उपयोग कर पाएंगे, ये डिपेंड करेगा हमारी वाइब्रेशन पे। मेरे पास सब कुछ नॉलेज है, लेकिन अगर मैं गिल्ट में जी रहा हूं या मैं शेम में जी रहा हूं, तो मेरा वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। अक्सर हम लोग देखते हैं कोई क्रिकेटर बहुत अच्छा खेलता है, और कई बार क्या होता है, उसको आता तो सब कुछ है, वो उसकी फॉर्म खराब हो जाती है। हम कहते हैं यार ये प्लेयर आजकल फॉर्म में नहीं चल रहा है। तो क्या वो उस खेल को खेलना भूल गया? क्या वो क्रिकेट खेलना भूल गया? नहीं, वो क्रिकेट खेलना नहीं भूला है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी डाउन हो गई है। उसकी फ्रीक्वेंसी डाउन होने के कारण क्या हो गया, वो अपने ही रिसोर्सेज का एक्सेस नहीं ले पा रहा है, जो संसाधन उसके दिमाग में है उनका ही उपयोग नहीं कर पा रहा है। और यही डाउन की फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे लोग अक्सर सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनको कुछ दिखता ही नहीं है, सब कुछ है अंदर लेकिन वो देख ही नहीं पा रहा है। तो ये बहुत शानदार, मतलब डेविड हॉकिंस की एक खोज है, उनके लिए मैं उनको सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि इसको उन्होंने पूरा एक चार्ट बना करके हमारे सामने दे दिया है। तो लोग इस चीज को इंप्लीमेंट करें, और इंप्लीमेंट करने का तरीका है हम खुद से अपने भीतर जाएं,
खुद के भीतर की यात्रा करें, और खुद से कई बार कठिनाई आती है तो किसी एक कोच का सहारा लें, एक ऐसे व्यक्ति का सहारा लें जो इस यात्रा में आपकी मदद कर सकता है। और ये यात्रा जो है एक दिन में नहीं होती, ये एक निरंतरता से चलने वाली यात्रा है। लगातार इस चीज का अभ्यास करना होता है अपनी फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाने का। और उसके लिए मैंने एक सूत्र सबको दे दिया है। आप अगर कुछ और भी नहीं कर सकते, आप किसी कोच के बाद नहीं भी जा सकते, तो प्रतिदिन आप धन्यवाद करें, कम से कम 5 चीजों के लिए धन्यवाद करें। हर दिन 5 नई चीजों के लिए धन्यवाद करें, और ये काम आप अगले 3 महीने तक करें, कम से कम 21 दिन तो करें। 21 दिन से अगले 90 दिनों के भीतर आपको परिणाम दिखने लगेंगे। आपका रेशियो ऑफ पॉजिटिव थॉट्स बढ़ जाएगा, और आपका जीवन जो है हायर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने लगेगा, और जीवन में वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। एग्जैक्टली मतलब मुझे लगता है कि अगर इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट कह लीजिए, या फिर दो दोस्तों की बातचीत कह लीजिए, या फिर लाइफ की स्टोरी कह लीजिए, अगर आप तक ये पहुंच रही है और आप इसमें से निकाल पा रहे हैं, आप बड़े लकी हैं भैया। बात समझिएगा, क्योंकि यहाँ जो बात कर रहे हैं हिमांशु भाई, ये बातें हम और हिमांशु जी अक्सर करते हैं, लेकिन उसका फायदा आप तक कैसे पहुंचे, इसके लिए ही ये एक छोटा सा प्रयास रहता है कि आप तक उसका फायदा पहुंच सके। हिमांशु भाई, बहुत अच्छे से समझाया आपने ये स्पेक्ट्रम चार्ट। एक चीज और जानना चाहेंगे कि लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि आप पॉजिटिव रहते हैं एकदम, मतलब आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन आपने अभी भी बताया कि कई बार वो पॉजिटिविटी शट डाउन हो जाती, गिर जाती है, कम हो जाती है, और फिर आपको वहां से निकलने में, क्योंकि वो जो डेथ वैली में आप जाते हैं, फिर वहां से निकलने में आपको परेशानी महसूस होने लगती है। और कई बार लोग उसको शेम और गिल्ट से भी जोड़ लेते हैं कि आपने क्रिकेट का एक उदाहरण लिया, लोग कहते हैं अरे यार तू तो इतना अच्छा खेलता था यार, क्या हो गया तेरे को, पिछले 10 मैच में तुमने क्या किया यार, पूरा 10 मैच बर्बाद कर दिया। तो वो धीरे धीरे उसके अंदर एक आत्मग्लानि होने लगती है, वो भावना आने लगती है। ऐसी चीजों से, ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, आप पढ़ाई करने वाले बच्चों से मिल लीजिए, उनके पास भी ये है, गृहिणी से मिल लीजिए, घर पे खाना बनाने वाली महिलाएं, या फिर घर को देखभाल करने वाली, पहले तो तुम ऐसे करती थी अब ऐसे, ये उन लड़कों से मिल लीजिए, उन युवाओं से मिल लीजिए जो हर रोज जो है नौकरी पे जाते हैं, वापस आते हैं, यार पहले तेरा जो है काम करने का तरीका इतना अच्छा था, अब तुझे क्या हो गया है, तू अपने आप सब कुछ डाउन होता जा रहा है। ऐसे समय में खुद को बचाए रखना और अपना मोराल फिर से अप करना, ये बहुत कठिन काम है, लेकिन इसको कैसे कर सकते हैं? ओके देखिए, ऐसे समय में इसके लिए कुछ 2-4 चीजें हैं जिनको वो व्यक्ति स्टेप बाय स्टेप कर सकता है। बेसिकली एनएलपी की हम लोग बात करते हैं ना, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, इसके अंदर इसका उत्तर छुपा हुआ है। देखिए, पहली चीज तो ये है कि हम इस चीज को जाने कि हम इस स्थिति में क्यों हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, ऐसी कौन सी घटना है, ऐसी कौन सी स्थिति परिस्थिति है जिसके कारण मुझे ये महसूस हो रहा है। और अगर मैं नेगेटिविटी को फील कर रहा हूं, या मैं फियर को फील कर रहा हूं, या मैं किसी काम को कर पा रहा हूं कि मैं इस काम को कैसे कर पाऊंगा, तो कहीं ना कहीं ये मेरे मन में विचार क्यों आ रहा है, इसके रूट पे मुझे जाने की जरूरत है। और इसका एक मेंटल पैटर्न होता है, हमारे दिमाग में उसकी एक मेमोरी होती है। और यहाँ पे सिंपल सी तरीके है, आप किसी या तो कोच की मदद ले सकते हैं जो आपके भीतर के, आपके सबकॉन्शियस के पैटर्न्स को बदल देते हैं, जिन पैटर्न के कारण वो थॉट आपके भीतर आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो आपको वहां से शिफ्ट कर देते हैं हायर मेमोरी के लेवल, हायर वाइब्रेशन के लेवल पे, ताकि आपको वो जो ट्रिगर पीछे से आ रहा था, जो आपको डरा रहा है या जो आपके अंदर दुख पैदा कर रहा है, वो ट्रिगर ही मेमोरी से खत्म हो जाए। यानी मेमोरी तो खत्म नहीं होगी, लेकिन उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। और दूसरा क्या हो, क्योंकि ये चीजें तब जब आती हैं तो व्यक्ति का जीवन थोड़ा अव्यवस्थित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जीवन को व्यवस्थित करना चाहिए। उसको पहले ऑडिट करना चाहिए कि सुबह उठने से लेकर के सोने तक उसके क्या क्या काम वो जीवन दिन भर में करता है। क्या वो अपने, अब ऐसी स्थिति में क्या होगा ना, जब फ्रीक्वेंसी डाउन होगी तो कई बार याद नहीं रहती कि मुझे ये भी करना था, मुझे वो भी करना था, आदमी मिस आउट करने लग जाता है, और फिर उसको और फ्रस्ट्रेशन होती है भीतर से। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि एक तो पहले अपने टाइम टेबल को ऑडिट कर रहे हैं, सोने से उठने से लेकर के सोने तक का टाइम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट न करें कि माना मैं 9 बजे उठ रहा हूं, मैं 4 बजे का टाइम उठने का बना लूं, ऐसा टाइम टेबल ना बनाए। जो उठ रहे हैं उसी टाइम टेबल को पहले ऑडिट करें, और उतने ही समय को प्रोडक्टिव बनाएं। और प्रोडक्टिव बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप सुबह उठ करके अपनी टू डू लिस्ट बना दें कि मुझे क्या क्या काम करना है, और शाम तक उसको टिक आउट करें, मैंने कौन कौन से काम कर लिए। 2-2 घंटे में उसको चेक करते रहे कि ऐसा कौन सा काम अभी मुझे करना है। क्योंकि कई बार क्या है, मोटिवेशन नहीं आता यार मुझे काम करना है नहीं करना है, लेकिन जब मेरे पास लिस्ट बनी होती है, सुबह 5 मिनट बैठ करके आप लिख सकते हैं जो भी मन में विचार आ रहा है। और वैसे भी जब ग्रेटिट्यूड लिखना आदमी शुरू करेगा तो वो हल्का होने लगेगा, क्योंकि ये भार जो है, ये विचारों का भार है, ये थॉट्स का भार है। तो जब वो लिखता है, चीजों को लिखना स्टार्ट करता है, तो मन को ये संदेश जाता है कि यस दिस थिंग हैज बीन नोटेड, अब इसको कहीं नोट कर दिया जाएगा, अब ये व्यक्ति इसको कर लेगा, तो दिमाग हल्का हो जाता है।
फिर हम सीधे सीधे उस काम के ऊपर फोकस करते हैं। और इसमें एक दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में जो एल का मतलब होता है लिंग्विस्टिक, अब इसमें लिंग्विस्टिक का मतलब होता है एक तरह से लैंग्वेज से मतलब है, लैंग्वेज मतलब कम्युनिकेशन से मतलब है। तो यहाँ पे देखिए सबकॉन्शियस का कम्युनिकेशन तो हो ही रहा है, लेकिन 3 तरीके से कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं। एक तो दुनिया से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये सब लोग कर रहे हैं, लेकिन एक कम्युनिकेशन हमारा खुद से है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ टॉक। वो सेल्फ टॉक हमारी कहाँ जा रही है, उसके लिए जो मैंने ग्रेटिट्यूड वाली बात पहले बताई थी, उसको हर व्यक्ति करना स्टार्ट कर दी। और ग्रेटिट्यूड के लिए लिखे धन्यवाद करे, जो नहीं है उसके बारे में, क्योंकि हम सोच रहे हैं अभी, लेकिन कुछ उन चीजों के बारे में सोचने की कोशिश करो, कुछ तो अच्छा होगा। माना किसी व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया, एटलीस्ट मैं उस व्यक्ति का धन्यवाद कर सकता हूं कि आने वाले भविष्य में मुझे कोई धोखा ना दे, उसके लिए मैं उस व्यक्ति का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि अगर वो व्यक्ति नहीं आता तो हो सकता है मुझे आगे और बड़ा धोखा होता। तो वो भी मेरे लिए क्या है, धन्यवाद करने का एक माध्यम हो जाता है। और जब उस तरीके से हम चीजों को करना स्टार्ट करते हैं तो हम हल्के होने लगते हैं, क्योंकि मन के अंदर जब तक हम समेट कर रखते हैं, चीजों को बाहर नहीं निकालते हैं, तो ये समस्याएं आने लगती हैं। और इसमें एक मेथड और मैं बताना चाहूंगा लोगों को, डीक्लटरिंग का मेथड। डिक्लटरिंग का मतलब होता है, कई बार लोगों को नींद नहीं आती रात, लोग परेशान होते हैं, यार कैसे सोऊंगा, नींद ही नहीं आ रही है, ये करना है वो करना है। तो उस वक्त आप क्या करें, क्योंकि आपका मन जो है, देखिए बेसिकली ब्रेन यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, तो ब्रेन क्या एक मशीन की तरह काम करता है, उसको नहीं पता ये दिन है या रात। तो आपको क्या करना है कि जो भी थॉट्स आ रहे हैं, क्योंकि वो न्यूरल पैटर्न से आ रहे हैं, उन थॉट्स को क्या कर ले, एक कागज में लिखना स्टार्ट कर देना। आपके दिमाग में, चलो आपको लग रहा है नींद नहीं आ रही, एक कागज उठाया, कुछ भी आ रहा है आपके दिमाग में, आ रहा है यार कल ये काम करना है, ठीक है लिख लो, कल ये काम करना है। दिमाग में आ रहा है यार कि वो उसको इतना पेमेंट करना, ठीक है लिख दे, उसको ही पेमेंट करना है। दिमाग में आ रहा है यार कि मेरा ये काम तो पेंडिंग रहेगा, लिख लो मेरा ये काम पेंडिंग है, मुझे इसको करना है। ऐसे करते करते आप सारी चीजें लिख लेंगे ना, तो दिमाग एक थॉट को रिपीट नहीं करता, क्योंकि दिमाग बड़ा चालाक होता है। जो विचार के ऊपर हम ध्यान देते हैं ना, वो विचार एकदम गायब कर देता है। तो कॉन्शियस हो जाए, देखिए कि मैं मन नहीं हूं, जो विचार आ रहे हैं पर देखो तो सही क्या क्या विचार आ रहा है। और जैसे आप उस पर ध्यान लगाएंगे, ये सेम क्वांटम मेडिटेशन में ये चीजें होती हैं, विचार के ऊपर ध्यान देते तो विचार गायब हो जाते। तो सेम ये चीजें, हालांकि ये बहुत सारी बातें मैं वो बता रहा हूँ जो बेसिकली ऐसे फ्रीली कोई अवेलेबल नहीं कराता है, ये पेड प्रोग्राम्स में ये चीजें होती है, लेकिन ये तो दिग्विजय जी के माध्यम से आप सबको मिल पा रहा है ना। तो ये भी लोग कर सकते हैं। और जब ये लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबकॉन्शियस को एक मैसेज जाता है कि हमने ये काम किसी को असाइन कर दिया है, ये काम असाइन कर दिए हैं, तो ऑटोमेटिकली आप हल्के हो जाते हैं, वो विचार दोबारा नहीं आते। और 10-15 ही विचार होते हैं, ज्यादा नहीं होते। तो ये भी वो लोग अपना सकते हैं, तो जीवन संतुलित होने लगेगा। और ये लिखने वाला जो काम है, जर्नलिंग इसको भी हम कहते हैं एक वर्ड में, कि लिखना जितना ज्यादा करेंगे, क्योंकि राइटिंग का सीधे हमारे सबकॉन्शियस से रिलेशन है। कई बार हम बोलने में उतनी चीज है, कई बार लोग कहते हैं कि हम बोल के ग्रेटिट्यूड करेंगे, कई बार बोल के ग्रेटिट्यूड होता है, ठीक है, लेकिन उसका डायरेक्ट सबकॉन्शियस से कई बार रिलेशन, क्योंकि बोलते समय भी हम कुछ सोच रहे होते हैं, लेकिन लिखते समय अक्सर हमारा ध्यान डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड तक वो चीजें जाती है। तो वो लिखना जरूर स्टार्ट करें सब लोग, यही मैं कहना चाहूंगा। तो इसके माध्यम से आप अपनी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। ये वही बात हो गई हिमांशु भाई, कि जब आप मुंह से बोलते हैं तो सिर्फ कान तक बात जाती है, और जब आप दिल से बोलते हैं तो बात सीधे दिल तक जाती है। तो आप अगर लिख रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, आप सबकॉन्शियस माइंड को जो है थोड़ा सा चार्ज कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर दोस्तों आपको जरूरत है कि आप हिमांशु भाई से बात कर सकें, उनसे चीजों को पूछ सकें, और उनके साथ जो है एक 1-to-1 सेशन लेना चाहते हैं, तो हम आपको पूरा मौका देंगे। आप हमें जो है कमेंट करके इसकी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम ये बात हिमांशु भाई तक जरूर पहुंचाएंगे। और आपके अगर कुछ सवाल है तो आप कमेंट करके जरूर पूछेगा, वो हिमांशु भाई तक जरूर पहुंचाएंगे। हिमांशु भाई, हमने बात की, अभी आपने सबकॉन्शियस माइंड की बात की, तो जरा थोड़ा सा इसको भी थोड़ा सा जो है टच करते हुए चलिए कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड क्या है क्या नहीं है, इसके थोड़ा सा इसका भी जो है ओवरव्यू दे दीजिए। बेसिकली हम तो मन की बात करते हैं नॉर्मली, है ना, एक सामान्य व्यक्ति जो है जानता भाई मेरे मन में ये आ रहा है, मेरे मन में ये नहीं आ रहा है। तो देखिए बेसिकली हमारा माइंड काम करता है, जब भी हम उठे हुए हैं ना, जागृत अवस्था में है, अभी हमारा माइंड काम कर रहा है। मुझे पता है कि मेरे सामने फोन है, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, आप प्रश्न पूछ रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं वो देख रहे हैं कि यार ये बंदा बोल रहा है ना, इस बंदे ने ऐसा चश्मा पहना, इसका बैकग्राउंड ये, व्हाटएवर, ये कॉन्शियस माइंड है, एकदम एक्टिव स्टेट। और ये ऐसी अवस्था होती है जिसमें बहुत तेजी से विचार मन में आते हैं, दिस इज द कॉन्शियस स्टेट। ये क्या होता है, इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है हमारी बॉडी की। देखिए जैसा हमारी फोन चार्ज करते हैं, मोबाइल की बैटरी होती है, ठीक है, ऐसे ही हमारी शरीर की भी एक बैटरी, हम खाना खा रहे हैं, उसके अंदर एनर्जी चली गई, अभी वो एनर्जी खर्च हो रही होती है कॉन्शियस माइंड। तो जो हमारा दिमाग जो भी काम कर रहा होता है, कॉन्शियस माइंड उतनी ज्यादा एनर्जी को खर्च कर रहा होता है। अब कॉन्शियस माइंड के अलावा एक होता है सबकॉन्शियस माइंड और एक होता है अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड केवल 10% है, बाकी 90% बाकी वो अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस मिलके बनता है। यानी जो हम देख रहे हैं तो एक छोटा सा टुकड़ा है,
जिसको हम महसूस कर रहे हैं, जो 90% है वहां तक तो हम पहुंच ही नहीं पाते कई बार, और वो जैसा चला रहा होता हम चल रहे होते हैं। तो जो कॉन्शियसली हम जिस काम को बार बार करते हैं, तो हमने एक शब्द सुना है हैबिट, आदत, है ना। आदत क्या होती है? जो कई सारे काम जब हम डेली बेसिस पे कॉन्शियस माइंड से करते हैं, तो हमारा दिमाग जो है, हमारा ब्रेन जो है, या हमारा जो माइंड है ओवरऑल, क्योंकि ब्रेन थोड़ा सा एक फिजिकल एंटिटी है, एक बॉडी पार्ट के फॉर्म में, और मन जो है थोड़ा सा उसको एक वर्चुअली आप मान के चलिए, क्योंकि वो पूरी बॉडी के अंदर ही स्थित है। तो वो क्या करता है, उसको हमारी एनर्जी को बचाना है। देखिए उसका मेन काम क्या है, हमारा बेनिफिट किसमें। तो वो देखता है इस काम को ये आदमी रोज कर रहा है। जैसे हमने गाड़ी चलाई, तो पहले दिन हमने बड़ा ध्यान ध्यान से चलाया, लेकिन धीरे धीरे दूसरे तीसरे चौथी बार से अब क्या है कि अभी लोग फोन पे भी बात कर रहे हैं, गप भी मार रहे हैं, और गाड़ी भी चल रही है। क्यों? क्योंकि अब वो कॉन्शियसली नहीं चला रहा है, वो सब कॉन्शियस पे पहुंच गया। और कॉन्शियस से चीजें सब कॉन्शियस में क्यों पहुंचती हैं? ताकि व्यक्ति की एनर्जी को बचाया जा सके, क्योंकि कॉन्शियस में उसका एक पैटर्न बन जाता है, ये चीज होगी तो ये करना है, ये चीज होगी तो ये करना है। जैसे डेली ब्रश करना है, नहाना है, ये करना है, बातचीत करनी है, चलना है, फिरना है, ये काम हम, खाना बनाना है, हम दो चार काम बातें करते हुए ये काम को कर लेते हैं। तो ये क्या है, हैबिट में चीजें आ जाती है। तो मेन चीज हम ये देखें कि हमारी हैबिट बन कैसे रही। वो हैबिट बन रही है सबकॉन्शियस, यानी सबकॉन्शियस माइंड वो माइंड है जो कभी कॉन्शियस था। जब हम गाड़ी चला रहे थे वो कॉन्शियस था, लेकिन अभी वो कहाँ चला गया है, हैबिट में आ गया, तो वो सबकॉन्शियस हो गया। तो सबकॉन्शियस हमारे कॉन्शियस से ही बनता है, यानी जो अभी हम आज कर रहे हैं उसी को हम लगातार करेंगे, तो वो धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस में चला जाएगा, और जो हमारे सबकॉन्शियस में होगा उसके हिसाब से हमारा जीवन चलेगा। और इसी को डिकोड करते हुए किसी विद्वान की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही है, अभी एकदम से याद आ गया कि पहले उन्होंने कहा था कि पहले व्यक्ति जीवन में आदतें बनाता है, पहले व्यक्ति जीवन में आदतें बनाता है, और फिर वही आदतें उसके व्यक्तित्व का निर्माण करती है, वही आदतें उस व्यक्ति को बनाती है। तो पहले हमें आदत बनाएंगे, फिर वही आदत हमें बनाएगी कि हम कौन है बेसिकली। तो ये बेसिकली कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का ही खेल हो रहा है। इसकी ही बातें हो रही थी, लेकिन इनडायरेक्टली हो रही थी। आज हम उनको खोल के बता रहे हैं कि ये कॉन्शियसली जो भी हम काम करते हैं, जब उसको रिपीट करते हैं, तो शरीर की ऊर्जा को बचाने के लिए उस काम को ऑटोमेशन पे ले आया जाता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा। और एक अनकॉन्शियस है, वो तो तब भी चल रहा होता है, वो सबकॉन्शियस से और ज्यादा डीप में आता है। तो जब हम सो रहे हैं तो भी हम सांस ले रहे हैं, जब हम सो रहे हैं तो भी हार्ट धड़क रहा है, वो भूलता नहीं है, डाइजेशन की प्रोसेस चल रही है। तो ये सारा अनकॉन्शियस की पावर से चल रहा होता है। तो ये तीनों होते हैं बेसिकली, एक कॉन्शियस हो गया, और दूसरा जो ये सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस है, इसको हम कॉमनली कह देते हैं मेटाकॉन्शियस स्टेट। ठीक है, तो ये जो नॉर्मली हम स्टेट हमारी होती है सामान्य अवस्था में, जब हम लोग जी रहे होते हैं तो हम कॉन्शियसली जी रहे होते हैं, लेकिन ठीक सोने से पहले और उठने के बाद का जो थोड़ा सा समय होता है, उस समय कहीं ना कहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। इसीलिए दिग्विजय जी ने इससे पहले का जो प्रश्न किया था कि मॉर्निंग का रूटीन क्या होना चाहिए और सोने के टाइम से का रूटीन क्या होना चाहिए, वो इसीलिए कहा था क्योंकि उस वक्त हमारा एक्सेस डायरेक्ट सबकॉन्शियस में है, और उस वक्त वो समय है हम अपने सबकॉन्शियस को जो ऑर्डर देंगे वो उस हिसाब से प्रोग्राम हो सकता है। और यही ध्यान के अंदर होता है, यही एनएलपी की टेक्निक्स में होता है, यही हिप्नोटिज्म में होता है। कोई भी टेक्निक हो, सबके अंदर ओवरऑल बात इसी पे आती है कि व्यक्ति को पहले सबकॉन्शियस में ले आया जाता है, अल्फा स्टेट में ले आया जाता है, और फिर उसके कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके सबकॉन्शियस को मैसेज दिया जाता है, ताकि उसका सबकॉन्शियस उस चीज को फॉलो करे। और आप लोग, कई लोगों को लगता है कि वो सुबह नहीं उठ पाते। अगर आप एक बार सोने से पहले अपने गहरी सांस लें, 4-5 बार सांस को लेंगे, उसके बाद थोड़ा शांत होकर के बैठिएगा और अपने माइंड को कमांड दें कि मुझे कल सुबह 5 बजे उठना है। पूरे विश्वास से देना, लेकिन डाउट नहीं होना चाहिए आपके अंदर। आप कमांड दें कि मुझे कल सुबह 5 बजे उठना है। ऐसा नहीं बोले कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि जल्दी का कोई इमेज नहीं है। दिमाग को क्या है, सबकॉन्शियस को इमेज चाहिए होती है। वो शब्दों की भाषा नहीं जानता, वो इमेज बनाता है। हमने कहा 5 बजे, तो 5 बजे की इमेज है, जल्दी की कोई इमेज नहीं है। कई लोग कहते हैं ना मुझे बहुत पैसा चाहिए जीवन में, लेकिन वो बहुत की तो कोई इमेज ही नहीं है। बहुत क्या है, किसी के लिए तो 100 रुपए भी बहुत है, किसी के लिए 1 करोड़ भी बहुत कम है ना। तो वो पर्टिकुलर इमेज देनी पड़ेगी कि कितना चाहिए, व्हाट इज द एग्जैक्ट। तो सुबह उठना है तो कितने बजे उठना है, जीवन में जो प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है, कितनी तारीख को प्राप्त करना है, डेट भी वहां पे कई बार बात होती है। अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर आप जाएंगे, यहीं से चीजें आगे बढ़ती हैं, तो वहां पे विजन बोर्ड की बात आती है कि हम विजन बोर्ड बनाएं। जो मुझे चाहिए मैं उसका चित्र देखूं, अब उसके चित्र को डेली उठ करके देखो, शाम को सोते समय देखो, तो सबकॉन्शियस में फीड हो जाएगा और सबकॉन्शियस आइडिया लाएगा ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ, इस सक्सेस को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। तो ये सब कुछ प्रोग्रामिंग की बात है और ये सबकॉन्शियस से ही होता है। तो लेकिन अधिकांश दुनिया अभी तो कॉन्शियस में ही खेल रही है, लेकिन ये नॉलेज हर व्यक्ति तक पहुंचाना है और दिग्विजय सिंह जी ने बीड़ा उठाया है और आपने ये सब कुछ ऑर्गेनाइज किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ। आगे भी आप ये नॉलेज सभी दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु भाई, हम लोग सब लोग मिलकर
कोशिश यही है कि जितने ज्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचाएं। दोस्तों, आपके पास कोई भी सवाल है, किसी भी तरीके का सवाल है, आप प्लीज कमेंट करके हमसे बता सकते हैं। आप अगर बात करना चाहते हैं तो भी कमेंट करके बता सकते हैं। आप अगर पर्सनली जाएंगे हिमांशु भाई से मिलने तो आपको मतलब अच्छा खासा पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, और उसके लिए तैयार रहिए। कारण उसका यह है कि दुनिया में कुछ भी फ्री जो मिलता है उसका कोई कोई इज्जत नहीं है भाई। मैंने इस चीज को महसूस किया है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी पाते हैं। हिंदुस्तान जैसे देश में जहां पे पानी, जहां गंगा फ्री है, और गंगा की हालत देख लीजिए, जहां पे जो चीज फ्री मिल रही है उसकी स्थिति बहुत दयनीय है। और जिस चीज के लिए आपने 1 रुपया भी खर्च किया है, वो आप खुद आपके अंदर से इज्जत निकलती है कि भैया मैंने पैसे खर्च किए तो मुझको उसका जो है पूरा सदुपयोग करना है। हिमांशु भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ये पूरी बहुत अच्छी बातचीत रही और बहुत धन्यवाद। और हम लोग दोबारा मिलेंगे, और दोबारा इस बार जो चर्चा का विषय रहेगा यहाँ से आगे बढ़ेंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर।